Assalamu alaikum. I am Sahel Salam and I welcome you all on our YouTube channel JKSSB Exams Adda. Dear students, आपको पता है हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है MCQ सीरीज़ ऑन जनरल स्टडीज़, जिसमें हमने अभी तक 70 MCQs डिस्कस किए हिस्ट्री पर, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर, ठीक है, जिसमें हमने तीन वीडियोज़ ऑलरेडी हमने अपलोड किए। आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। हमने टारगेट रखा है 70 का, हमने टारगेट रखा है 100 का। अभी तक हमने 70 डिस्कस किया। नेक्स्ट 30 आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पहले 3 वीडियोस अभी तक नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट में चेक करें और उनको भी अच्छे से पढ़िए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज in the individual सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चूजन एज फर्स्ट सत्याग्रही। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, ठीक है, इसमें जो पहले सत्याग्रही था वो था विनोबा भावे। आपने बताना कि सेकंड किसको चूज किया गया, ठीक। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसको हम और एक नाम देते हैं, इसको हम दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुई थी ये वाली मूवमेंट 1940 में। इसमें हमने कहा था इंडिविजुअली हर कोई सत्याग्रह करेगा। करना क्या था, ये जो सत्याग्रह के लिए जिसको जाना था वो पहले, इसको क्या रिक्वायरमेंट थी, पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, ठीक, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे सत्याग्रह करना है, वहाँ पर खुद को रजिस्टर करेगा, प्लेस और टाइम, कहाँ पर मुझे और कब सत्याग्रह करना था। फिर इसको सत्याग्रही को विलेज टू विलेज जाना था, ठीक है, इसको विलेज टू विलेज जाना था, वहाँ पर स्पीच देनी थी रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर वहाँ पर वो अरेस्ट नहीं होता था, उसको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी थी जब तक वो दिल्ली ना पहुँच जाता, इसको दिल्ली, इसलिए इस चीज़ को, इस मूवमेंट को हम दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं, किसको, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और पहला इंडिविजुअल जो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था वो था विनोबा भावे। आपने बताना है कि सेकंड सत्याग्रही कौन था, सेकंड कौन सा पर्सन था, फ्रीडम फाइटर था जिसको सिलेक्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71 इज ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज वर्ड सर्वोदय। ये जो वर्ड सर्वोदय है, इसको ज़्यादातर किसने यूज़ किया था, प्राइमरली इसको कौन यूज़ करता था, ठीक है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सर्वोदय का मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट, यूनिवर्सल अपलिफ्ट। ये यूनिवर्सल अपलिफ्ट में क्या था, यहाँ पर गांधी जी की एम थी एस्टैब्लिश, एक न्यू इंडिया कर रहा है, एस्टैब्लिश न्यू इंडिया। और वो न्यू इंडिया एस्टैब्लिश करना, इट वाज टू बी एस्टैब्लिश ऑन द बेस ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कहा हम एक नया इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे, और जो नया इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे वो किस बेस पर एस्टैब्लिश करें हम, नॉन वायलेंस की। यहाँ पर पीसफुल कॉपरेशन का मकसद था, ए वाज पीसफुल कॉपरेशन। So the correct answer for this question is option number B, A, Mahatma Gandhi. Okay, moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि इंडिया विनर्स फ्रीडम, ये एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, किस फ्रीडम फाइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है इंडिया विनर्स फ्रीडम। इसका करेक्ट ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1942 में। कहाँ पर,
सिंगापुर में। आपने बताना है ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया पहले किसने सजेस्ट किया था। ये सजेस्ट किया था मोहन सिंह ने। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था कहाँ पर, सिंगापुर में। और जो इसमें रिक्रूट किए गए थे वो थे प्रिजनर्स ऑफ वार। इसमें कौन से रिक्रूट किए गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वार। एस्टैब्लिश कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर ने। पहले आइडिया दिया था मोहन सिंह ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद फौज। देखो मैं यहाँ पर एक ही टॉपिक को लेकर 2-3 MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि अगर एक टॉपिक में एक MCQ रैंडमली हम उठाएंगे तो वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं एक ही टॉपिक में 2-3 MCQ डिस्कस करता हूँ। थोड़ा बहुत आपको टॉपिक भी रिवाइज होगा और थोड़ा अगर कन्फ्यूजन भी होगा वो भी दूर होगा। ठीक है, जो फर्स्ट कमांडर है आज़ाद हिंद फौज का वो कौन है, मोहन सिंह ने वहाँ पर हम आइडिया दिया और मोहन सिंह इसका पहला कमांडर भी बना। सो द करेक्ट ऑप्शन फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 इज मोहन सिंह। पहले ये यहाँ पर जो एस्टैब्लिश की गई थी आज़ाद हिंद फौज को ही हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। जो भी हमने ऊपर बात की जो 1942 में एस्टैब्लिश हो गई, उसी को हम आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। पहले इसको एस्टैब्लिश किया था किसने, वहाँ पर मोहन सिंह ने। आइडिया इससे पहले दिया था, लेकिन सेकेंड टाइम जब इसको फिर से रीएस्टैब्लिश किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था, तब इसको किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए हम ज़्यादातर ये सुभाष चंद्र बोस का ही नाम एट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इंडियन नेशनल आर्मी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से सुभाष चंद्र बोस अनाउंस्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने कब अनाउंस की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये एस्टैब्लिश की गई थी किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन में ही कहते हैं कब ये एस्टैब्लिश हुई थी, 1942 में। कब हुई थी एस्टैब्लिश, 1942 में। ठीक, ये भी सिंगापुर में ही एस्टैब्लिश हुई थी। कहाँ पर, ये भी सिंगापुर में ही एस्टैब्लिश हुई थी। हाँ, ये भी सिंगापुर में ही एस्टैब्लिश हुई थी। और जो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को हेड कर रहा था वो था सुभाष चंद्र बोस। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी कौन हेड कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को हम आज़ाद हिंद के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद और फ्री इंडिया। देखो, चाहे प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की हम बात करें, इनका एक ही मकसद था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इनका क्या मकसद था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दोनों का मकसद क्या था, एक रेवोल्यूशन इंडिया में लाना। क्या मकसद था, टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसके लिए, फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक रेवोल्यूशन इंडिया में लाना। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट किया था जापान ने भी। और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर तब ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वहाँ पर ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने 42 लिखा, यहाँ पर 43 है, सॉरी यहाँ पर 43 है। जो फ्री इंडिया गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ एस्टैब्लिश की गई थी वो 21 अक्टूबर 1943 में एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को जापान ने सपोर्ट किया। ठीक है, वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसने डिसाइड किया हम एक्सिस पावर्स को सपोर्ट करेंगे, टू सपोर्ट एक्सिस पावर्स। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो 2 ब्लॉक्स थे यहाँ पर, वर्ल्ड वॉर में 2 ब्लॉक्स थे, एक साइड एक्सिस पावर्स, दूसरी साइड अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में कौन कौन था, जर्मनी था, इटली था, जापान था। जापान ने सपोर्ट किया सुभाष चंद्र बोस को प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने में, और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसको हेड कौन कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसने डिसाइड किया हम वर्ल्ड वॉर में किसको सपोर्ट करेंगे, एक्सिस पावर्स को। एक्सिस पावर्स में 3 कंट्रीज थी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान एक्सेट्रा।
और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आप बताओ एलाइड पावर्स के साथ कौन कौन सा था। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21 अक्टूबर 1943। हमने अभी डिस्कस किया आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था सिंगापुर में, इनका मकसद क्या था? टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, इंडिया में रेवोल्यूशन लाना, किसके लिए? आज़ादी के लिए। इसके बहुत सारे ऑफिसर्स को फिर अरेस्ट किया गया लेटर स्टेजेस पर। फिर इन पर एक ट्रायल चली, कहाँ पर? रेड फोर्ट में, जिसको हम फेमसली कहते हैं आईएनए ट्रायल्स। आपने बतानी है वो कि आईएनए ट्रायल्स किस साल में हुई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1945। ये 1945 से लेकर 1946 तक हुई थी, ठीक है। यहाँ पर 1946 भी 1945, लेकिन ज़्यादातर ये 1945 में चली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1945। इसको क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ चलिए जी। Which of the following had proposed a 3-tier polity for India? इन कमीशनर्स में, चाहे मिशनर्स में, किसने पहले कहा था 3-tier पॉलिटी फॉर इंडिया? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन। ठीक, देखो यहाँ पर 3-tier पॉलिटी क्या है? 3-tier पॉलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? ठीक, ये जो कैबिनेट मिशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। लेकिन यहाँ पर समझना है कि 3-tier, ये जो हम बात कर रहे हैं 3-tier का मतलब क्या है, ठीक है। देखो ये जो कैबिनेट मिशन है, इसका प्रपोज क्या था? कैबिनेट मिशन पहले आपको पता है ये 1946 में आया था। कब? जून 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, ठीक है। उन्होंने इनके जो मेन प्रपोजल्स थी, इनके मेन प्रपोजल क्या था? पहले इनका मेन प्रपोजल था जो इंडिया है इसको आज़ादी मिलेगी। क्या मिलेगी? इसको आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी मिलेगी विदाउट पार्टीशन। विदाउट पार्टीशन का मतलब दे रिजेक्टेड डिमांड फॉर पाकिस्तान। इन्हें डिमांड फॉर पाकिस्तान रिजेक्ट की। फर्स्ट थिंग ये है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो इन्होंने कही वो था जो प्रोविंसेस है इंडिया के, इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। द प्रोविंसेस ऑफ, प्रोविंसेस जो इंडिया की प्रोविंसेस है, इंडियन के स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ए ग्रुप, बी एंड सी। इसी को हम 3-tier पॉलिटी कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने आप कितने प्रपोज, मेन बातें 2 कही थी इसने कही थी इंडिया को आज़ादी देंगे, ठीक है, लेकिन डिमांड फॉर पाकिस्तान रिजेक्ट की। सेकंड उन्होंने कहा जो प्रोविंसेस हैं इंडिया के, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3-tier ग्रुपिंग उन्होंने दी थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 78 इज कैबिनेट मिशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन की रिगार्डिंग है। जो कैबिनेट मिशन है इसको प्रिजाइड कौन कर रहा था? अभी हमने कैबिनेट मिशन पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कैबिनेट मिशन, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले हमने कैबिनेट मिशन के बारे में बात की, वहाँ पर हमने इसके प्रपोजल्स भी देखे, उनके प्रपोजल क्या था, ठीक है। वहाँ पर समझ थोड़ा बहुत आ गई कैबिनेट मिशन किसके रिगार्डिंग था, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा क्वेश्चन करने के साथ साथ। यहाँ पर हमने ये कहना है कि ये जो कैबिनेट मिशन है, ठीक है, इसको प्रिजाइड किसने किया था? इसको प्रिजाइड किया था सर पी लॉरेंस ने। It was presided by Sir Patrick Lawrence. So the correct option is option number D, Patrick Lawrence. Moving to next question. Which of the following is not correct? यहाँ पर not correct। आजकल SSB ज़्यादा ही कुछ प्यार कर रहे हैं इस वर्ड से, not से, ठीक है। आपने बताना है जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रोविंशियल ग्रुपिंग हमने कहा, पहले ही कहा कैबिनेट मिशन में क्या था, 3 ग्रुपिंग, ए बी सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इंटरिम कैबिनेट का भी
कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट भी दिया गया, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंस दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली हम फ्रेम करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था दे रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया। सो द एक्सेप्ट साहब यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया। सो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जूम आउट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 says with reference to cabinet mission which of the following statement is correct। अगेन कैबिनेट मिशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। कैबिनेट मिशन को लेके जो फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट, यहाँ पर ये चीज़ें चेक किया करो, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए एग्जाम में 1-2 बार। इट रिकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट, हाँ इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंड की थी, ये एक प्रपोजल था इनका। इट एनलार्ज द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स, नए इंडियन कोर्ट्स के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई थी। इट प्रोवाइडेड मोर इंडियन इन ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज में ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, इस पर भी कोई बात नहीं। सो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 81 इज, एक ही ऑप्शन ठीक है, आपने से इन स्टेटमेंट्स में से देखना है। सो ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली 1। एक ही लाइन में सारे ऑप्शन आ गए, ये ऑप्शन बी है, सी डी, ठीक है। यहाँ पर ओनली 1 है, सिर्फ यही ठीक है, तो ऑप्शन 1, ओनली 1, ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप स्किप ही करना, ठीक है, स्किप दिस क्वेश्चन, गलती से इसमें आ गया। चलिए जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग गिव द आइडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इनमें से किसने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। देखो साइमन कमीशन किसके बारे में आई थी, साइमन कमीशन पे हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, ये नहीं है, साइमन कमीशन पे हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये हमने कल डिस्कस किया, ठीक है। राजा जी फार्मूला, ये क्या था, मुस्लिम लीग और INC को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एक फार्मूला दिया था, उसको हम राजा जी फार्मूला कहते हैं, ठीक है। वे विल प्लान समथिंग डिफरेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया इस चीज़ को, ठीक है, कि इसने कहा था डोमिनेंट स्टेटस देंगे, सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी इसका आइडिया था, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 83 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैबिनेट मिशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, under cabinet mission the total number of seats allocated to each province in constituent assembly was roughly in the ratio of representative of population। कैबिनेट मिशन ने कहा मैं एक हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करनी है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कौन करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, कौन फ्रेम करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा तो ऑब्वियसली उनको इलेक्ट करना है, ठीक है। आपने बताना है कि एक मेंबर, कितनी पॉपुलेशन में से एक मेंबर को इलेक्ट करना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ठीक है। इसलिए हम पहले लिखना है रफली इन द रेशियो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, एक मेंबर कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 10 लाख कहा था, 10 लाख पर्सन में से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 84 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 लाख पर्सन, मतलब 10 लाख पर्सन में एक रिप्रेजेंट करेगा पूरे 10 लाख को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में की बात जब हम कर रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मोटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इनमें से किसने पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा इंडिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कंसेप्ट 1934 में 1934 में दिया था MM राव ने। किसने दिया था, MM राव।
1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी दिया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लिखा 1935, सो ये गलत होता है। 1934 में किसने दिया? एम एन राव ने। कहीं पर ये भी लिखा है कि स्वराज पार्टी ने भी ये कंसेप्ट कब उठाया था? 1934 में ही, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है 1935, ये गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1936। कांग्रेस ने कब दिया था? फिर कांग्रेस ने भी ये आइडिया दिया था 1936 में। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85 इज कांग्रेस पार्टी 1936। देखो यहाँ पर एम एन राव ने दिया था पहले, सबसे पहले 1934 में, लेकिन यहाँ पर पार्टी की बात हो रही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए में एम एन राव नहीं है। स्वराज पार्टी ने भी कहा था 1934 में, कहीं जगह पर ये भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने 35 लिखा है। सो एक गलत होता है इसकी वजह से ये ऑप्शन। यही चीज़ें एग्जाम में ध्यान रखा करो, कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85 इज कांग्रेस पार्टी 1936। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving to next question. Question number 86 says, Constituent Assembly that from India's constitution was set up. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इंडिया की, जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, इसको किस एक्ट के अंदर हमने या किस मिशन के अंदर हमने फ्रेम किया था? अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया अंडर कैबिनेट मिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, under cabinet mission plan. Moving to next question. Next question says the first session of INC was held on. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला, इसको जूम करते हैं पहले, हाँ अब क्लियर आएगा। फर्स्ट सेशन जो हुआ जैसा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो कब मुनक्कद किया गया था? ठीक है, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है, इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे यही चीज़। ठीक है, ये कहाँ पर 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? और यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट, पहले जो टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, वो किसको किया था? डॉक्टर सचानंद सिन्हा। डॉक्टर सचानंद सिन्हा वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनको टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। उसके बाद फिर इसका फिर परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो यहाँ पर इस परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो किसी को तो मीटिंग को प्रेजाइड करना था, ठीक है, उसके लिए किसको मीटिंग प्रेजाइड करने के लिए किसको? सचानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट, बट टेम्पररी। सचानंद सिन्हा को क्यों ही प्रेसिडेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था? क्वेश्चन है क्यों सचानंद सिन्हा को ही यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया था? इट इज़ फ्रेंच कन्वेंशन। एक किसके अंडर हुआ था? एक फ्रेंच कन्वेंशन के अंडर हुआ था। फ्रेंच कन्वेंशन के मुताबिक जो एक सीनियर वहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा सीनियर, उसी को आप प्रेसिडेंट इलेक्ट करो उस टाइम के लिए, जब तक आप एक परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट ना करो। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और पहली मीटिंग कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946। कहाँ पर? दिल्ली में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया। इसका प्रेसिडेंट कौन बना फिर? ठीक है, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहले मैंने कहा था प्रेसिडेंट कौन बना पहले? डॉक्टर सचानंद सिन्हा, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे, वो टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किया गया था। यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट जो, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चली तब तक फिर इसका प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 88 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूंट। देखो यहाँ पर सॉवरेन वर्ड यूज़ किया हमने। जो पहले 1946 में जो मीटिंग हुई थी, 1946 में सिर्फ अब ब्रिटिशर्स के अंदर ही इंडिया था, ठीक है। लेकिन 1947 में जब आज़ादी मिली है हमें, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब सॉवरेन बनी, क्योंकि अब हम ऑटोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट थी, हम कोई भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कर सकते थे, ठीक है। आपने बताना है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना इस सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूंट का, मतलब जो 1947 के बाद। यहाँ पर अगेन राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89 इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या हो गया, एक सेकंड, चलिए। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसके इलेक्शंस डायरेक्टली लोगों ने नहीं की, यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबलीज लोगों ने इलेक्ट किया कि उनको प्रोविंशियल असेंबलीज को, प्रोविंशियल असेंबलीज ने फिर इलेक्ट किया कि उनको मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कब? 1946 में, ठीक। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो गया हमें। क्वेश्चन क्या पूछना है पहले ये पढ़ते हैं, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ लिया, सॉरी। इसको क्या हो गया? हाँ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के मेंबर्स जो हैं, इसको प्रोविंशियल असेंबलीज ने इलेक्ट किया था? जी हाँ, इनको प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने इलेक्ट किया था। यहाँ पर डायरेक्टली लोगों ने इनको इलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली लोगों ने इनको इलेक्ट नहीं किया। इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये जो लोग हैं, आम लोगों ने किनको इलेक्ट किया? मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज है, इन्होंने फिर मेंबर्स किए इलेक्ट किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो द फर्स्ट ऑप्शन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस में कंफ्यूजन मत करना। ये जो M.A. जिन्ना है, ये मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक। पहला सेशन मैंने पहले ही कहा, कब हुआ? 1946 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा किसी को। यहाँ पर एडॉप्ट लिखा है। कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी एज सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर को ही हम एज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड इन ऑन 26 जनवरी 1950। नहीं, यहाँ पर ही इस टाइम एनफोर्स की गई थी। इस डेट पर ये क्या हुई थी? Constitution was enforced on this date। इस डेट पर क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स की गई थी। अडॉप्ट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। एंड 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर क्या आपने ऑब्जर्व, यहाँ पर देखा हमने ये ऑप्शन भी गलत है। पहला सेशन कब हुआ था? 1946 में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। सो ये ऑप्शन भी गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था, ये भी गलत है। सो ये दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 से सच्चानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद, इनमें से किस मूवमेंट से सच्चानंद सिन्हा एसोसिएट था? ही वॉज एसोसिएटेड विद क्वाइट इंडिया मूवमेंट। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इट वॉज फाउंडेड बाय। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने फाउंड किया था? ठीक है,
इसको फाउंड किया था सर सैयद अहमद खान ने। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 92 इज सी, सर सैयद अहमद खान। कब इसको एस्टैब्लिश किया? 1875 में। एक सेकंड, यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ मैं। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये कब यूनिवर्सिटी बनी फिर? 1920 में इसको अपग्रेड किया था एज यूनिवर्सिटी। कब? 1875 में इस्टेब्लिश किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, और 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको अपग्रेड किया गया एज यूनिवर्सिटी। अब हम इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसने इसको फाउंड किया था? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज किसने फाउंड किया था? डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज फाउंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज फर्स्ट? 19th सेंचुरी में बहुत एक रेनेसांस इंडिया में आया, बहुत सारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की गई इंडिया में। चाहे अभी हमने आर्य समाज की बात की, ठीक है, लेकिन आपको बताना है पहली कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इनमें से। ठीक है, वो है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज किसने एस्टैब्लिश की थी, किसने स्टार्ट की थी? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो राजा टाइटल है, राजा राम मोहन राय, इसका एक्चुअली नाम था राम मोहन राय। राजा टाइटल किसने दिया था इसको? अकबर, एक मुगल एम्परर था, मुगल प्रिंस था अकबर। आप कहोगे सर अकबर तो 400 साल पहले ही निकल पड़ा था, ये अकबर सेकंड है। ठीक है, एक मुगल एम्परर था। मैं फिर से दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, इसका नाम जो जिसने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था, शुरू एस्टैब्लिश किया था पहले, ठीक है, उसका नाम था राम मोहन राय। ठीक है, लेकिन इसको आपने हर बार पढ़ा होगा, इसको राजा राम मोहन राय लिखते हैं। राजा कहाँ से आया था, इसको हम लिखते हैं राजा राम मोहन राय। ये जो राजा टाइटल है इसको दिया था अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने। इसको अकबर सेकंड कहते हैं, एक मुगल प्रिंस था। ठीक है, इसने इसको राजा टाइटल दिया था। और इनमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 95, विच हु रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज नोन एज लोकहितवादी? किसको हम लोकहितवादी कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को हम लोकहितवादी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। इन 19th सेंचुरी में अभी हमने कहा कि बहुत सारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी रीअवेकनिंग के लिए, इंडियन सोसाइटी को रीअवेकन करने के लिए। ठीक है, आपने बताना ये रीअवेकनिंग मूवमेंट, जो रीअवेकनिंग प्रोसेस थी, ये किस क्लास पे ज़्यादा कन्फाइंड थी, किस क्लास पे एक ज़्यादा कन्फाइंड थी? ठीक है, इट वाज कन्फाइंड टू अपर मिडिल क्लास। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अपर मिडिल क्लास। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? किसने इनमें से ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था? अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने इसके बारे में बात की। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Sati was declared illegal and punishable by Regulation Act 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। सती को एबॉलिश किया गया। ठीक है, देखो
ये जो अभी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, इन्होंने इन्हीं चीज़ों पे काम किया था, सती, विडो मैरिज, ठीक है। ये जो सती है, इस पे ज़्यादा फोकस किसने किया था, किस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्मर ने, किस सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर ने इस पे ज़्यादा फोकस किया था? अगेन राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने सती पर ज़्यादा फोकस किया था, ये सती को एबॉलिश करना चाहिए, ठीक है, इस सती को ख़त्म करना चाहिए इसको। फिर क्या हुआ, इसकी मेहनत की, इसकी हार्डवर्क की वजह से फिर इसको इलीगल किया गया और पुनिशेबल, अगर कोई प्रैक्टिस करेगा या करवाएगा किसी को, वो पुनिशेबल बना था, ठीक है। आपने बताना है वो कौन, तब कौन सा गवर्नर जनरल था इंडिया का जब ये सती डिक्लेयर इलीगल हो गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। Moving to next question. सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, सत्यार्थ प्रकाश ये किसने लिखी है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड मैकले इज एसोसिएटेड विद, लॉर्ड मैकले जो है ये किससे एसोसिएट है? आपने मैकले मिनट्स के बारे में सुना होगा। मैकले मिनट्स ये बैबिंगटन मैकले ने दिया था, ठीक है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कहाँ पर? हायर एजुकेशन में, हायर, वो इंग्लिश होना चाहिए। क्या कहा था? यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर, इस चीज़ को पहले मैं इरेज करता हूँ, ये बहुत गंदा हो गया। जी यहाँ पर लिखते हैं, ये चेंज करते हैं पहले जी। यहाँ पर मैकले बैबिंगटन मैकले ने क्या दिया था? मैकले मिनट्स। इस मैकले मिनट्स में से क्या डिस्कस किया था? जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा कहाँ पर? हायर एजुकेशन में, वो क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि हायर एजुकेशन में आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। फिर इसी के बेसिस पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 1935 और 1835, करेक्ट डेट मुझे याद नहीं है, वो चेक करना आप, वो पास हुआ था। सो जो लॉर्ड मैकले ये किसके साथ एसोसिएट है? फिर ये एसोसिएट है इंग्लिश एजुकेशन को लेकर, ठीक है। क्योंकि इसी ने कहा था जो हायर एजुकेशन है इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखो, कौन, क्या रखना है? इंग्लिश रखना है। इसी के बाद ये चेंज हो गया फिर, ठीक है। फिर एजुकेशन एक्ट आया जिसमें हायर एजुकेशन में क्या रखा? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने इंग्लिश, ठीक है। So Lord Macaulay is associated with English education. This is end of today's topic. अगर आपने ये सीरीज़ को एंजॉय किया अच्छे से, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम जो नए सीरीज़ इसमें सेट करेंगे, नए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम जो लाएंगे, कल ज्योग्राफी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो वीडियो है खुद भी देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चीज़ को। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।